हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन में डायमेंशन की लास्ट यूज पढ़ने जा रहे हैं। चेंज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब तक हम लोगों ने कई यूजेस पढ़ लिए हैं डायमेंशंस के, जैसे कि किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करना, और क्या कहते हैं कि दो अलग अलग अगर हमको क्वांटिटीज दी गई हैं तो उनके मध्य उनके बीच में एक रिलेशन को स्टैब्लिश करना, ये चेक कर लेना कि जो हमको इक्वेशन दिया गया वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज हमने यूजेस में पढ़ ली है। आज इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है जिसमें चेंज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हमको क्या करना हो कि एक न्यूटन को कन्वर्ट करना हो डाइम में, तो ध्यान देने वाली बात है न्यूटन जो है ये एमकेएस सिस्टम में है, फोर्स का जो फोर्स की यूनिट एमकेएस सिस्टम में, और फोर्स की ही यूनिट डाइम है वो है सीजीएस सिस्टम में। तो अब डायरेक्टली तो हम इसको कन्वर्ट कर नहीं सकते, डायरेक्टली ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं जिसमें कि हम हाँ की जैसे कि होता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन तो आसान रहा कि हमने एक मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन एक न्यूटन जो है यह सिर्फ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनी है, इसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज हैं। कौन कौन सी? एक होती है किलोग्राम जो मास की यूनिट है, मीटर जो लेंथ की यूनिट है, और सेकेंड। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल करके फोर्स की यूनिट का निर्माण करती है। ठीक है, तो इन तीनों को डायरेक्टली कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ये क्या कहते हैं डायमेंशंस का, इनको कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें आपको कोई विशेष थियरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कोई आपको ना ही कोई चीज रखनी है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। अब ये फार्मूला है n2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जहां पर n2 क्या है, ये हमारे दी गई फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी सिस्टम में, दूसरे क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। और n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। m1, l1, t1 ये है यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम। और m2, l2, t2 यही है यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। और एक और स्पेशल चीज दी गई है, वह है ए, बी और सी। तो ए, बी और सी क्या है? यह है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस इन मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस प्रकार से तीनों चीजें डिफाइन होती हैं इसमें। n2 क्या है? जो हमको निकालना है, मतलब कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। n1 क्या है? दी गई फिजिकल क्वांटिटी का पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू।
m1 l1 t1 क्या है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ और टाइम की अलग अलग जो यूनिट्स होंगी, और m2 l2 t2 क्या है, जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स। A, B और C क्या है, इसकी मास में, लेंथ में और टाइम में पावर, सॉरी क्या कहते हैं, डायमेंशंस हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लें, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने फॉर्मूला को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 5 न्यूटन इनटू डाइन वेयर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। देखिए, हमको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये डिफाइन कर लेना होता है कि हमको कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें बात की जा रही है हमसे। ठीक है, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके बारे में हमें यहां पर बात की जा रही है वह है फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में बात की जा रही है। अब अगर फोर्स की बात की जा रही है तो इसके हम डायमेंशंस पता कर सकते हैं। फोर्स की जो डायमेंशंस होती हैं वह होती है m l t माइनस 2। यह है फोर्स की डायमेंशन, इस बारे में आप लोगों को पता होगा। आगे ये देखते हैं, हमें दिया गया है कि 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, जहां पे न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स है, कहां पर, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो 5 न्यूटन अगर दिया गया है, 5 न्यूटन, तो इसी को हम लिख सकते हैं 5 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह न्यूटन को हम ये चीज लिख सकते हैं। और अगर हम डाइन को लिखना चाहेंगे जो सीजीएस सिस्टम में है, तो डाइन के लिए क्या लिखेंगे, डाइन को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यहां पर देखिए किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको बताई गई कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट में किस फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होती है। ठीक है, अब अगर हम n1 का मान यहां से बताना चाहेंगे तो n1 का मान कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हमको दिया गया है कि हमको 5 न्यूटन को ही डाइन में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम बात करें m1 की, तो m1 क्या है, पहले मेजरिंग सिस्टम में मास की यूनिट, तो वह है किलोग्राम। l1 की बात करें तो पहले मेजरिंग सिस्टम में लेंथ की यूनिट, और वह है मीटर। और t1 की बात अगर हम करें तो t1 है पहले मेजरिंग सिस्टम में टाइम की यूनिट, और वह है सेकंड। अगर हम बात करें आगे तो m2 की अगर बात करें, सबसे पहले m2, उसी को हमको कैलकुलेट करना है कि अगर हम 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्ट होने के बाद कितना बनेगा। m2 की बात करें तो दूसरे मेजरिंग सिस्टम में मास की यूनिट, और वह कितनी है, ग्राम। l2 दूसरे मेजरिंग सिस्टम में लेंथ की यूनिट, वह है सेंटीमीटर। और t2 यह है दूसरे मेजरिंग सिस्टम में टाइम की यूनिट, और वह है सेकंड। ठीक है, अगर हम फाइनली ये डिफाइन करना चाहें कि एक और चीज बची है, देखिए हमें हर चीज लगभग में चाहिए, n1 m1 l1 t1 और n2 का मान हमको निकालना है। m2 l2 और t2 ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। अगर फाइनली हम एक चीज देखना चाहें कि a b और c, अगर ये 3 चीजें हमें मिल जाएगी तो हमारे फॉर्मूले में लगभग हर चीज पता हो जाएगी, सिर्फ एक चीज छोड़ करके n2। तो a है क्या कहते हैं, जो हमको ये फिजिकल क्वांटिटी दी गई उसकी मास में डायमेंशन, तो यहां पर मास में डायमेंशन जो है फोर्स की वह है 1, लेंथ में जो डायमेंशन है वह है 1, और टाइम में जो डायमेंशन है वह है -2। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, तो हम इसके आगे देखते हैं, हमने सारी वैल्यूज को डिफाइन कर लिया है। अब अपने फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला है n2 इक्वल्स n1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b,
एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, n1 का मान हमको दिया, हमने डिफाइन किया था, आया था 5। m1 पहले मेजरिंग सिस्टम में मास की यूनिट वो थी किलोग्राम, अपॉन m2 थी यूनिट ऑफ मास इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम और वो थी ग्राम। वो इसकी पावर a का मान आया था 1। L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट मेजरिंग सिस्टम और ये थी मीटर। L2 है यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड मेजरिंग सिस्टम, ये है सेंटीमीटर और उसकी पावर b मतलब 1। T1 सेकंड में है और T2 भी सेकंड में है, इसकी पावर c मतलब -2। अब आगे चलिए देखते हैं 5। देखिए किलोग्राम और ऊपर दिया नीचे ग्राम दिया है, तो हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये हम जानते हैं। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम बटे ग्राम। आगे मीटर अपॉन सेंटीमीटर दिया है, तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर 1। एंड यहां पर देखिए सेकंड अपॉन सेकंड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो टोटल मान आएगा 1 टू द पावर -2। नोट करिए आप लोग इसे। आगे हम लोग चलते हैं, तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं n2 इक्वल्स हो जाएगा n1 मतलब 5 मान दिया, ये 5। अब देखिए यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचेगी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज और ये हो जाएगा 1000 इंटू 100। अब अगर हम n2 का मान कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3, यहां पर 2 यहां पर, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 10 टू पावर 5। और n2 क्या है, हमारे जो हमको फिजिकल क्वांटिटी दी गई थी उसकी दूसरी मेजरिंग सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जब हम 5 न्यूटन को डायल में कन्वर्ट किए तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है 5 इंटू 10 टू पावर 5, जहां पर 5 पहले मेजरिंग सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी और 5 इंटू 10 टू पावर 5 जो हुआ है सेकंड मेजरिंग सिस्टम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम क्या कहते हैं इसमें सेकंड में क्या टोटल वैल्यू लिखना चाहेंगे तो सेकंड में टोटल वैल्यू जो आई सेकंड मेजरिंग सिस्टम में वह आई 5 इंटू 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है, इस प्रकार हमने न्यूटन 5 न्यूटन को 5 इंटू 10 टू पावर 5 डाइन में कन्वर्ट कर दिया है। और आप इसी प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक मेजरिंग सिस्टम में दूसरी मेजरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो नोट दिया गया है उसमें वर्क को कन्वर्ट कराया गया है और यहाँ पर हमने फोर्स को कन्वर्ट करा दिया और होप करेंगे आपसे कि आप लोग अब आगे खुद से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का हमने बहुत सारा यूज देखा, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना या फिर किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करना, कितना वो वैलिड है, और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। इतना इन सब के यूज होते हुए इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि जब हम लोग इनके क्या कहते हैं दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो उस टाइम पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के लेकर के चलते हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, जब हम फाइनली अपना इक्वेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उस टाइम तक यह एक कांस्टेंट ही बना रहता है, इसके बारे में हमको डायमेंशंस के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम दूसरे इसकी कमी की बात करें तो जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी होती है वह ये होती है कि जो अलग अलग रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा, या इन सब के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो वर्क डन होता है वह इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस
थीटा, ये आप लोगों को आगे मिलेगा। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू F इंटू S के बीच में तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन cos थीटा को हम यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल अगर कोई कहीं पर यूज होता है, जैसे e की पावर x और a की पावर x, इस प्रकार से अगर कोई फंक्शंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उनके बीच में भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। लॉगरिथम्स को जो फंक्शन होते हैं log x ऑन बेस e की बात हो, चाहे log x ऑन बेस 10 की बात हो, इन सब के बारे में हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस का यूज करके रिलेशनशिप को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे जस्ट सपोज s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनकी करेक्टनेस को तो चेक कर सकते हैं कि यह करेक्ट है या नहीं, लेकिन अगर हमको कहा जाए कि इनके यस जो है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस उसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, तो उनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करिए, तो हम इस फार्मूले के इन सब के डायमेंशंस की यूज से ये पूरा फार्मूला एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यूजेस भी हैं। इन सब के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।